चलिए, पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है पहले ये जान लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अंडर आर्टिकल 44 आता है। ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक, दिस इज ए सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म। ठीक है, अब रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, सुप्रीम कोर्ट सॉट अ रिप्लाई, एक रिप्लाई मांग रहा है सेंटर से ऑन ए PIL। किसी ने PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, बेस्ड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट सेंटर से रिप्लाई मांग रहा है, सीकिंग जेंडर एंड रिलीजन न्यूट्रल यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस फॉर सिटीजन्स इन द कंट्री। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड में जैसे नॉर्मली ये पर्सनल लॉज तक लिमिटेड थी, यानी कि पर्सनल लॉज में भी ये मान लो सिविल लॉज, मतलब जैसे मान लो मैरिजेस, डिवोर्स, इन सब चीज़ों पे थी। अभी एक PIL फाइल किया गया है कि क्या ये जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो कि जेंडर न्यूट्रल है और जो कि रिलीजियस न्यूट्रल है, क्या इस चीज़ को हमें सक्सेशन और इनहेरिटेंस में भी अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि हमारे देश में पर्सनल लॉज गवर्न कैसे होते हैं। व्हाट इज द वे ऑफ गवर्नेंस ऑफ द पर्सनल लॉज इन इंडिया। एट प्रेजेंट different religious communities have different ways. Different religious communities in India are currently governed by their own personal laws. For example, they have their own Marriage and Divorce Act, they have their own Custody and Guardianship Act, they have their own Adoption and Maintenance, they have their oन Succession and Inheritance. सबके अपने अपने स्पेसिफिक पर्सनल लॉज ऑलरेडी इंडिया में हैं, यानी कि हर धर्म का इन एरियाज में अलग अलग रूल्स हैं। और हर धर्म का अलग अलग रूल होने की वजह से क्या होता है, अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सेज आती हैं। ठीक है, अब यहां पे बात जो हो रही है वो ये है कि अगर इन सारे चीज़ों को हम एक लॉ में कन्वर्ट कर दें और इन सारे टॉपिक्स पे एक ही लॉ रहे, तो इट वुड बी मच मोर यूनिफॉर्म इन द सेंस ये जेंडर या रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंटली अप्लाई नहीं होगा, ये सब पे इक्वली अप्लाई होगा, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, अभी हिंदू पर्सनल लॉ इज कोडिफाइड इनटू 4 एक्ट्स: हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये जो हिंदू टर्म है इट इंक्लूड्स सिक्स जैन एंड बुद्धिस्ट ऑल्सो। ये MCQ में पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है इट इज नॉट कोडिफाइड। ये याद रखिएगा, हिंदू लॉ इज कोडिफाइड, मुस्लिम लॉ इज नॉट कोडिफाइड एंड इट इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट्स। ठीक है, in the northeastern region there are more than 200 tribes with their own varied customary laws. The constitution protects all local customs in Nagaland, Meghalaya, Tripura, Nagaland, Meghalaya and Mizoram. ठीक है, even reformed Hindu law in spite of the codification protects customary practices. सिंपल वर्ड्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में 200 से अधिक ट्राइबल लोग रहते हैं, 200 से अधिक ट्राइबल या ट्राइब्स हैं, और अपना अपना हर एक के पास एक कस्टमरी लॉ है, और कस्टमरी लॉज को अंदर प्रोटेक्शन देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। मतलब उन कस्टमरी लॉज का प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन खुद देता है। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने सारे हिंदू लॉज हैं इंडिया में, मतलब कि जैसे मैंने कहा कि 4 हैं, उन 4 को अगर वहां पे अप्लाई करना होगा तो उनके कस्टमरी लॉ को दिमाग में रखकर, ठीक है, आउटराइटली ओवर पावर करके नहीं। इसीलिए दे हैव इवन रिफॉर्म द हिंदू लॉ, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देयर कस्टमरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब ऐसा करके बहुत सारे यहां पे एग्जांपल है। गोवा एट प्रेजेंट द ओनली स्टेट विद अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट PIL जो फाइल करी गई वो किसके बेसिस पे है? दिस इज द 4th PIL इन द लास्ट 3 months ऑन द इशू that constitute together the spectrum to be covered under the uniform civil code. यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से स्पेक्ट्रम उसके अंदर कवर होंगे, इसी को लेकर ये पिछले 3 महीने में चौथा PIL है। The earlier 3 PILs deal with the issue of uniform adoption laws, uniform divorce laws and maintenance laws, alimony law and uniform gender neutral minimum age of marriage. ये सब पे ऑलरेडी डिमांड हो चुका है। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, आंसर है यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर्स टू अ सिंगल लॉ. इट्स अ सिंगल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया इन देयर पर्सनल मैटर्स. The Uniform Civil Code intended to replace the system of the fragmented personal law. Fragmented personal law जितने सारे हैं अलग अलग धर्मों के, उसको एक जगह पे करना चाहता है, उसको रिप्लेस करके एक लॉ बनाना चाहता है. आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द स्टेट शैल एंडेवर, उसको काम करना पड़ेगा टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इट इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स.
ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा गया है। अब बात यह है कि आर्टिकल 37 में ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, लेकिन इनको जस्टिशिएबल किया जा सकता है बाय मेकिंग लॉज। ठीक है, अब कुछ लोग हैं देश में जो कहते हैं इसके फेवर में कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कुछ कहते हैं अगेंस्ट में। जो फेवर में उनका मेन तर्क क्या होता है, अगर एक लॉ होगा अलग अलग नहीं होगा तो क्या होगा, सिंप्लीफाई लॉज दैट आर सेग्रीगेटेड, ऑलरेडी जो सेग्रीगेटेड है उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स लॉज अराउंड मैरिज एंड सेरेमनीज, मैरिज को लेकर इतने सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स हैं उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सेम सिविल लॉ विल देन बी एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ। ऑल्सो अगेन काइंड ऑफ अच्छी बात है, हमारे प्रीएम्बल के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के साथ जाती है। नेगेटिव में क्या बोल रहे हैं, Indian laws do follow a uniform code in most civil matters. Indian laws do follow a uniform code in most civil matters. There is a diversity even under these secular laws. UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड may not be feasible. लोग कह रहे हैं कि जो अगेंस्ट में वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड feasible नहीं है। फिर जो लोग फेवर में उनका आर्गुमेंट ये है, many judicial pronouncement of the high pronouncement मतलब जो भी जजमेंट्स आती हैं of the higher judiciary have favored the application of uniform civil code. However, Parliament does not have the exclusive jurisdiction over personal law. If the framers of the Constitution have intended to have uniform civil code, they would have given it as an exclusive jurisdiction of the Parliament. Instead, उन्होंने क्या कहा है, in respect of personal law, by including a subject in the union list. लेकिन अभी personal laws है कहाँ पे, concurrent list पे है। अगर पार्लियामेंट के लॉ मेकर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, अगर वो खुद चाहते कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर लॉ बनाएगा तो ऑलरेडी इस चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के या यूनियन लिस्ट में ही रखती, लेकिन इसको फ्रॉम द बिगिनिंग इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। तो इसका एक ही पर्पस है कि कॉन्करेंट लिस्ट में रहेगा तो क्या होगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं, और इसके वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली हर बार जो है सेंट्रल जो है काइंड ऑफ एक प्रेशर बनाकर रख सकता है ओवर द स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट एक केस है जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम 1885। ये बहुत ही फेमस केस है, लोग इसको शाहबानो केस भी बोलते हैं। ये बहुत बड़ा सा एक स्त्री धन क्या होता है, एलिमनी क्या होती है, इन सब के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा भाषण था। इस वाइफ, ये अपने पत्नी को, वाइफ को डेजर्ट करके, छोड़ करके बहुत सारे बच्चों के साथ ये शादी कर लेता है और उसको छोड़ देता है। और जब उससे पूछा जाता है कि अपनी इसके लिए आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि जो स्त्री धन उसके साथ आया था दैट वाज द कंपनसेशन, हम अलग से कुछ नहीं देंगे। तो अपेक्स कोर्ट ने डिक्लेयर किया था शाहबानो केस में दैट शी वाज एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड के बाद भी आपको मिलता रहेगा पैसा, यू आर एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस। ठीक है, इद्दत पीरियड मतलब जो सेपरेशन का समय रहता है, उसके बाद आप अपना रास्ता, हम अपने रास्ते। तो ये जो सेपरेशन का समय मिलता है, ऐसा नहीं है कि कॉम्पेंसेशन सिर्फ उतना ही पीरियड के लिए देना है। तो उसका पति जो है या उसका शौहर जो है वो इद्दत पीरियड तक दिया था, फिर बोला कि हम इसका आगे नहीं देंगे क्योंकि अभी तुम अपना शादी दूसरा कर सकती हो, अब हम क्यों दें। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आपको उसके बाद भी देना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रिटरीट किया द सेम थिंग, द नीड फॉर द पार्लियामेंट टू फ्रेम यूसीसी व्हिच वुड हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय रिमूविंग द कॉन्ट्रडिक्शन बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज। यहां पे जो चीज समझनी पड़ेगी वो ये है कि हमारे देश में जितने सारे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हैं, ये हमारे देश के इंटीग्रेशन के लिए सही नहीं है। ऐसे रिलीजन्स को नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ डिवाइड क्रिएट करते हैं सोसाइटी में। इनका काम ही वही है, इनका दुकान उसी से चलता है, डिवाइड। इसीलिए इंटीग्रेशन को दिक्कत हो जाती है इंडिया की। तो इसीलिए सरला मुद्गल में भी ये कहा जा रहा है कि यूसीसी को पार्लियामेंट को फ्रेम कर देना चाहिए, जो कि एक नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट जेंडर जस्टिस के मामले में भी देखा जाए तो मोस्टली द रिलीजियस और कस्टमरी पर्सनल लॉज आर बायस्ड इन फेवर ऑफ द मेन। इसीलिए लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह से अपना फेस करना पड़ता है एवरी टाइम व्हेन दे फेस अ केस ऑफ अ डिवोर्स, क्योंकि फिर वो पुराने लॉज के हिसाब से चलते हैं, कस्टम्स के हिसाब से, और उनका बहुत शोषण होता है। लेकिन अगर हम इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर देखें तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये ऑटोमेटिकली रीइंफोर्स कर देता है जितने सारे राइट्स जो हैं जेंडर को मिलने चाहिए वो सारे मिलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने आर्टिकल 21 के तहत उसको रिकॉग्नाइज किया है। इसीलिए यूसीसी जो है एक काइंड ऑफ जेंडर इक्वालिटी प्रमोट कर सकती है। दूसरा चीज, रिलीजियस एंड पर्सनल लॉज आर डिफरेंट एवेन्यूज। इन एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक और केस, द सुप्रीम कोर्ट upheld that the religion is a matter of individual faith and cannot be mixed with the secular activities. Secular activities can be regulated by the state by enacting a law. ऑपोजिट साइड में क्या जो लोग इसके अगेंस्ट में हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सेक्युलर स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विद द पर्सनल लॉ। आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26B इन दोनों के बेसिस पे कहा जा रहा है कि हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 25 इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर।
आर्टिकल 25 जो है इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, इज सब्जेक्ट टू हेल्थ, इज सब्जेक्ट टू मोरालिटी। तो इतने सारे सब्जेक्शंस हैं आर्टिकल 25 में। इट इज ऑब्वियस कि एंटायर सेक्शन जो है या एंटायर आर्टिकल चैप्टर है रिलीजन पे, वो सब के सब जो है एक ही चीज कह रहे हैं, अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट, बट अ ग्रुप ऑफ ग्रुप्स फ्रीडम अंडर आर्टिकल 26 हैज नॉट बीन सब्जेक्टेड टू अदर फंडामेंटल राइट्स। कहने का क्या मतलब है कि आर्टिकल 26 में जो ग्रुप रिलीजियस जो ग्रुप राइट्स दिया गया है, एक ग्रुप को, एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को राइट्स दिया गया है, कलेक्टिव राइट जो कहते हैं, वहां उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि बट अ ग्रुप्स फ्रीडम अंडर आर्टिकल 26 हैज नॉट बीन सब्जेक्टेड टू एनी अदर फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आर्टिकल 25 जो है, आर्टिकल 25 में क्या कहा जा रहा है कि आप अपने धर्म से, आप अपने लिए कोई सा भी धर्म रख सकते हैं, आप अपने धर्म को प्रचार भी कर सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कहां लिखा हुआ, ये आर्टिकल 25 में है। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि 25 के तहत अगर सरकार ने ढंग से काम नहीं किया तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमें 21 आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और हमको समझ में आएगा कि एक तरफ आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है और दूसरी तरफ रिलीजन को बचाने का एक्स्ट्रा पैसा, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आंसर ऑब्वियस निकल कर आ जाएगा, इट इज द आर्टिकल 21 दैट नीड्स टू सुपर पावर आर्टिकल 25। सो 25 के ऊपर 21 है, यही प्रूफ करता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, promote national integration, UCC will promote national integration। ठीक है, it will inculcate a sense of oneness and the national spirit। on the contrary, जो लोग इसके अगेंस्ट में वो कह रहे हैं डाइवर्सिटी, अगेंस्ट द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सबको एक करना चाहते हैं, विच इज एब्सोल्युटली बोगस स्टेटमेंट। दूसरा, लैक ऑफ नेशनल कॉन्सेंसस, जनता जनार्दन के केस में बहुत लोग जो है इसको नहीं चाहते हैं, तो कंसेंसस नहीं आ पा रहा है। तो दीज आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, आर्गुमेंट्स फेवर और इन अगेंस्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, इवोल्यूशन ऑफ कंसेंसस, हमें कंसेंसस के आधार पे ही यूसीसी को हम लोग इंपोज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। वो कंसेंसस को इवोल्यूशन की करें, बिकॉज दिस दैट कंसेंसस कैन कम विथ टाइम, 1 महीना 2 महीना 3 महीने उसके बाद ये कंसेंसस लोगों को विश्वास होता है, तो ये चीज। दूसरी, reform of personal law, in the absence of the consensus on the UCC, the best way forward for India may be to preserve the diversity of personal laws while ensuring that they do not contradict with this fundamental right। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम लोग, कंक्लूजन में लिखेंगे, our India is a secular democratic republic country, freedom of religion is the core of our culture, but religious practices important, but religious practices which are violative of human rights and the dignity and suffocate civil and material freedom are not marked under the autonomy। ये सब करोगे तो आप बचोगे नहीं। ठीक है, इसीलिए कहा जाए therefore यूनिफॉर्म कोड या यूनिफाइड कोड इज इंपेरेटिव, जरूरत है इसकी, बोथ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ द नेशनल यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी। तो मूल बात यह है कि अगर हम लोगों ने आर्टिकल 25 को ढंग से अप्लाई किया तो, और उसके बाद उसको 21 के साथ कंपेयर किया, तो ये करने से हमें पता चल जाएगा कि कहां कहां पे हम लोग एग्जैक्टली गलत कर रहे हैं और कहां हमें सुधार की जरूरत